हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। प्रेसिडेंट हमने कर लिया था, आज हम वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करेंगे। टोटली हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। बाकी वीडियोस आपने अगर नहीं देखी हैं तो एक बार आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, इंडियन पॉलिटी इन इंग्लिश मीडियम फॉर आरपीएससी एग्जाम्स। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि प्रेसिडेंट को सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए, और वहाँ पर था कि वो लोकसभा का मेंबर बनने के क्वालिफिकेशन रखता हो। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट में क्या है कि राज्यसभा का मेंबर बनने की क्वालिफिकेशन रखते हो। वहाँ पे भी ये था कि कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, कोई लाभ का पद नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भी सेम पॉइंट है, तो ऑलमोस्ट सेम है, बस यहाँ पर राज्यसभा की जगह क्या है, वहाँ पर प्रेसिडेंट में लोकसभा है और वाइस प्रेसिडेंट में राज्यसभा है। अब आ जाते हैं नोट। तो नोट क्या है, देखिए, कोई भी सिटिंग प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होते, ठीक है। इज़ नॉट डीम्ड टू होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मतलब ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली एमपी, एमएलए ये एलिजिबल हैं, और अगर ये वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो इन्हें अपनी वो जो सीट है वो एक तरीके से खाली ही मानी जाती है। सिमिलरली जैसे कि हमने प्रेसिडेंट में पढ़ा था कि 50 इलेक्टर्स एंड 50 प्रपोजर्स होने चाहिए, है ना। एक बार मैं वापस से आपको दिखा देती हूँ। जब हमने प्रेसिडेंट पढ़ा था, हाँ देखो यहाँ पे था ना कि प्रेसिडेंट बनने के लिए 50 इलेक्टर्स एंड 50 सेकेंडर्स, 50 प्रपोजर्स होने चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट में ध्यान रखिएगा कितने हैं, 20 हैं। ओके, तो ये कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। तो ये हो गया अबाउट वाइस प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन। फिर देखिए इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, जैसे कि प्रेसिडेंट का भी जो इलेक्शन है वो भी डायरेक्ट हम लोग वोट नहीं करते। सिमिलरली वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी हम लोग वोट नहीं करते, बल्कि इनको भी, अब वहाँ पे क्या था, सारे इलेक्टेड मेंबर्स थे। जब हमने प्रेसिडेंट का पढ़ा तो उसके अंदर सभी इलेक्टेड मेंबर्स थे। इलेक्टेड मेंबर्स कौन कौन से थे, लोकसभा के, राज्यसभा के, लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के, जितनी भी स्टेट्स हैं उन सब के जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं उनके इलेक्टेड मेंबर्स थे, और दिल्ली एंड पुडुचेरी के भी इलेक्टेड मेंबर्स थे। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेगा, राज्यसभा और लोकसभा ओनली। यहाँ पे स्टेट्स का कोई से नहीं है। दीज आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड। मीन्स लोकसभा राज्यसभा वोट करेगी, मतलब पार्लियामेंट के लोग वोट करेंगे, बाकी कोई भी इन्वॉल्व नहीं होगा। पार्लियामेंट के लोग चाहे इलेक्टेड हों चाहे नॉमिनेटेड हों। कॉन्सेप्ट वही चलेगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड वोटिंग सीक्रेट बैलेट से होगी, जैसे कि प्रेसिडेंट में होती है। इनका भी टर्म ऑफ ऑफिस जो है वो 5 ईयर्स है, और 5 साल से पहले पहले कोशिश की जाती है कि जो सक्सेसर है वो अपना पोजीशन पर आ जाए। रेजिग्नेशन, जैसे कि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को रिज़ाइन कर सकता है, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को रिज़ाइन कर सकते हैं। ये दोबारा भी इलेक्ट हो सकते हैं। कब कब वैकेंसी आएगी, तो एक तो जब 5 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे, या ये रिज़ाइन कर दें, या इनको हटा दिया जाए, या इनकी डेथ हो जाए। और अगर ये डिसक्वालीफाइड हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर लेते हैं, तो इनका इलेक्शन वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जो लास्ट की 4 कंडीशंस हैं, जो ये 4 कंडीशंस हैं, मतलब टाइम पीरियड से ख़त्म होने वाली पहली जो कंडीशंस हैं, तो उसमें कोशिश ये रहती है, क्योंकि देखो इसमें तो पता है कि भाई वाइस प्रेसिडेंट का टाइम पीरियड ख़त्म होने वाला है, तो नए वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करना है। लेकिन बाकी चारों कंडीशंस में हो सकता है कि एकदम से ना पता चले, तो इलेक्शंस जो होंगे वो जल्द से जल्द कराने की कोशिश करनी है। एंड जो न्यूली इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट होगा वो फुल 5 ईयर्स टर्म तक रहेगा, जब भी वो ऑफिस अज्यूम करेगा। जैसे मान लीजिए कोई प्रेसिडेंट है, वो 2014 से 2015 तक था उसका टाइम पीरियड, 2014 से लेकर 2019। अब मान लीजिए उसकी डेथ हो गई 2017 में, तो नया वाइस प्रेसिडेंट बनेगा। तो जो नया वाइस प्रेसिडेंट बनेगा उसका भी टर्म पूरे 5 ईयर्स होगा, यानी कि 2017 से 2022, ये नहीं 2019 में हटा देंगे। तो जो न्यू इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट होगा वो भी टर्म ऑफ 5 ईयर्स कंप्लीट करेगा द डेट ही अज्यूम्स चार्ज ऑफ हिज ऑफिस, मतलब उसको भी पूरे 5 साल मिलेंगे। क्या पावर्स होती हैं, तो देखिए जो भी मीन्स वाइस प्रेसिडेंट होता है वो अपने आप ही चेयरमैन बन जाता है, किसका, राज्यसभा का। पावर्स फंक्शन सब ऐसे ही हैं जैसे कि स्पीकर ऑफ लोकसभा के होते हैं।
अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट का पद खाली है तो प्रेसिडेंट की तरह भी एक्ट करता है वाइस प्रेसिडेंट। और अगर प्रेसिडेंट अपना काम नहीं ढंग से कर पा रहा है बीमारी के कारण, एब्सेंस के कारण, तो भी वाइस प्रेसिडेंट उसकी जगह पर काम करते हैं। जब प्रेसिडेंट की तरह काम कर रहे हैं तो वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो राज्यसभा के चेयरमैन की ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं करेंगे। फिर उस टाइम पे जो राज्यसभा में जो डिप्यूटी चेयरमैन है वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की ड्यूटीज़ परफॉर्म करेंगे। तो जब प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली है तो वाइस प्रेसिडेंट तो यहाँ आ गए, तो फिर यहाँ चेयरमैन कौन बनेगा राज्यसभा का? जो डिप्यूटी चेयरमैन है। ओके, चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं। वाइस प्रेसिडेंट को कैसे हटाया जा सकता है? तो यहाँ पे भी आपको 14 डेज़ का जो नोटिस है वो देना होगा। वहाँ पे रिजोल्यूशन लोकसभा राज्यसभा कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता था प्रेसिडेंट की केस में, लेकिन यहाँ पर राज्यसभा जो होगी वो इसको इंट्रोड्यूस करेगी एंड लोकसभा को उसको एग्री करना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ग्राउंड मेंशन नहीं है रिमूवल के लिए। प्राइम मिनिस्टर, सो प्राइम मिनिस्टर देखिए, आर्टिकल 75 में जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं और ये मेजॉरिटी जो होती है लोकसभा उसके लीडर होते हैं। और जब किसी पार्टी की क्लियर मेजॉरिटी नहीं है तो प्रेसिडेंट अपना भी पर्सनल डिस्क्रिशन यूज़ कर सकते हैं कि पीएम किसको अपॉइंट करना है। पीएम के क्या क्या फंक्शंस हैं? तो देखिए, पीएम हेड ऑफ काउंसिल्स हैं, मीन्स जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके हेड हैं। उनके बीच में पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूट करना, रीशफल करना कि कौन फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा, कौन लॉ मिनिस्टर बनेगा, इनको वो रिकमेंड करते हैं। और किसको, मीन्स हु कैन बी अपॉइंटेड, प्रेसिडेंट को बताते हैं कि इनको मिनिस्टर अपॉइंट करना है, कैसे मीटिंग होनी है, कौन सा डिसीजन लिया जाएगा। हर मिनिस्टर की एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करना, कंट्रोल करना, डायरेक्ट करना, गाइड करना पीएम करते हैं। और ये मिनिस्टर को ये भी बोल सकते हैं कि आप रिज़ाइन करो। एंड अगर ये प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन कर देते हैं तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी अपने आप कोलैप्स हो जाती है। मतलब ये तो डूबेंगे तो साथ में सबको लेकर डूबेंगे। प्रेसिडेंट के केस में कुछ इनके रिलेशंस हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट, मान लीजिए ये प्रेसिडेंट है एंड ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, तो इनके बीच में जो पीएम है वो एक तरीके से मीन्स चैनल का काम करते हैं। और ये प्रेसिडेंट को ये भी बताते हैं कि किसको अपॉइंट करना चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स को, जैसे कि यूपीएससी हो गया और कैग हो गया, इलेक्शन कमिश्नर्स हो गए। एंड ये प्रेसिडेंट को ये भी कम्युनिकेट करते हैं कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कोई डिसीजन लिया है यूनियन के वर्क से रिलेटेड तो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बताते भी हैं। देन देखिए, इन रिलेशन टू पार्लियामेंट, पार्टी के अंदर यही पावर में होते हैं और यही लीडर भी होते हैं। यही प्रेसिडेंट को बताते हैं कि सेशन जो है वो कब समन करना है, कब प्रोरोग करना है। इसके बाद हम पार्लियामेंट ही पढ़ेंगे। और ये प्रेसिडेंट को ये भी बताते हैं कि अब लोकसभा जो है वो भंग हो जानी चाहिए। और साथ में गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को फ्लोर पे इंट्रोड्यूस करना कि गवर्नमेंट ये स्टेप कर रही है, वो स्टेप कर रही है, उसको इंट्रोड्यूस करने का काम भी प्राइम मिनिस्टर करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ही जो हैं वो कंट्री को इंटरनेशनल फोरम्स, प्लेटफॉर्म्स के अंदर, आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी जाते रहते हैं अलग अलग जगह पर, दूसरी कंट्री से मिलना, स्पीचेस देना, ये सब काम पीएम के होते हैं। और क्या फंक्शंस हैं? तो ये नीति आयोग के भी चेयरमैन होते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के भी चेयरमैन होते हैं, इंटर स्टेट काउंसिल के भी, नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउंसिल के भी। यही पॉलिटिकल पार्टी को लीड करते हैं और इमरजेंसी के टाइम पे यही क्राइसिस मैनेजर इन चीफ भी कहलाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, बिकॉज आर्टिकल्स पेपर में जो होते हैं वो पूछे जाते हैं एंड आरपीएससी के एग्जाम्स में तो खासकर। तो देखिए, आर्टिकल 75 ये कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं और उनको हेड कर रहे हैं पीएम, जो कि प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस करते हैं। 75 में, ये 74 में लिखा है, 75 में ये लिखा है कि पीएम को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। 75 1A, क्योंकि देखो 1A है तो ये अमेंडमेंट के थ्रू आया है एंड इसके अंदर ये कहा गया है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो 15% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो कौन 91st के थ्रू ये डाला गया था। एंड स्टेट्स में भी ये आर्टिकल किस में डाला गया, 164 1A के अंदर। जैसे मान लीजिए टोटल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं तो ये पूरी जो पार्लियामेंट है उसके 15% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। 75 1B में ये कहा गया है कि अगर कोई पार्टनर एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो फिर वो मिनिस्टर भी नहीं बन पाएगा। 75 3 में ये कहा गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल हैं। 75
4 में ये कहा गया है ओथ ऑफ ऑफिस। 75(5) में ये कहा गया है कि अगर मान लीजिए कोई मिनिस्टर बन जाता है तो 6 महीने के अंदर अंदर उसको एमपी भी बनना पड़ेगा। मतलब किसी को मिनिस्टर बनाया जा सकता है बिना एमपी बने, लेकिन विद इन 6 मंथ्स उस पर्सन को एमपी भी बनकर आना पड़ेगा। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स। आर्टिकल 74 और बाकी सब 75 के अंदर ही हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन देखें पीएम की, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे इंडिया के अंदर चलता है और कॉन्स्टिट्यूशन ने यही प्रोवाइड किया है। तो जो प्रेसिडेंट हैं वो तो नॉमिनल हैं, यानी कि डी ज्यूरे एग्जीक्यूटिव, जबकि जो रियल एग्जीक्यूटिव हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं डी फैक्टो। मतलब फैक्ट तो यही है कि रियल तो पीएम ही है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। पीएम जो प्रेसिडेंट है उनको हेड ऑफ स्टेट कहा जाता है और पीएम को हेड ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। बी आर अम्बेडकर ने कहा भी था कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर हम अपने कंट्री के फंक्शंस को यूएस प्रेसिडेंट के फंक्शंस के साथ कंपेयर करें तो वो प्राइम मिनिस्टर है, ना कि प्रेसिडेंट। यानी कि हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर एंड यूएस के प्रेसिडेंट, इन दोनों के काम एक जैसे हैं। सो ये आपके पीएम थे, शॉर्ट एंड स्वीट। अब बात करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जैसे कि आपने देखे होंगे, राजनाथ सिंह, अमित शाह, राजनाथ सिंह, तो ये वो लोग होते हैं जो कि कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स मीन्स इनके पास इंपॉर्टेंट ऑफिसेस हैं, जैसे कि डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर। इनका स्टेटस हाई होता है, इमोल्यूमेंट्स हाई होती हैं, पावर्स हाई होती हैं, और यही कैबिनेट का भी पार्ट होते हैं। दे डिस्क्राइब्ड एज अ व्हील विद इन अ व्हील, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो हैं ही 15%, लेकिन उनके अंदर भी जो मेन इंपॉर्टेंट हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। ये मिनिस्टर्स टाइम टू टाइम चेंज भी होते रहते हैं, कभी कभी इनका नंबर 20 भी हो जाता है। 20 से ज़्यादा तो मुश्किल ही हो पाता है। यही पॉलिसीज़ बनाते हैं और कैबिनेट की सारी मीटिंग्स भी अटेंड करते हैं। ज़्यादातर सीनियर लीडर्स इसके अंदर आते हैं जो कि कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। फिर आते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट क्या हैं? जैसे कि पहले मान लीजिए पीएम के बिल्कुल खास हो गए कैबिनेट मिनिस्टर्स, फिर उसके बाद हो गए कुछ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। मीन्स ये रैंक में नेक्स्ट नंबर पर है। इनको भी चाहें तो इंडिपेंडेंट चार्ज दिया जा सकता है और चाहें तो कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ ही अटैच कर दिया जाता है कि आप कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ ही काम करेंगे। अगर इन्हें अलग से कोई चार्ज दिया जाता है तो इनका सेम फंक्शन, सेम पावर्स हैं जैसे कि बाकी मिनिस्टर्स का या जैसे कि बाकी कैबिनेट मिनिस्टर्स का। हालांकि ये कैबिनेट के मेंबर्स नहीं होते। कैबिनेट के मीटिंग्स तभी अटेंड कर सकते हैं अगर इनको इनवाइट किया जाए तो, राइट। तो ज़्यादा खास तो कैबिनेट मिनिस्टर्स ही हैं। फिर होते हैं डेप्यूटी पीएम। तो नॉट पीएम, डेप्यूटी मिनिस्टर्स। डेप्यूटी मिनिस्टर्स जो हैं वो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट के भी नेक्स्ट में है। इनका कोई भी इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं होता। देखिए, जो हमारे ये वाले मिनिस्टर्स थे, जो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट थे, इनको इंडिपेंडेंट चार्ज दिया जा सकता है, लेकिन इनको नहीं दिया जा सकता। दे डू नॉट गेट एनी इंडिपेंडेंट चार्ज। जब मिनिस्टर इन चार्ज ही इनको कुछ काम देंगे तो तभी ये काम करते हैं। फिर क्या होते हैं? पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज़। तो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज़ वो लोग होते हैं, बेसिकली आपने देखे होंगे आईएएस, इन्हीं की जब पोजीशन धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है तो ये फाइनली पार्लियामेंट तक पहुंच जाते हैं, अगर सही एज में इन्होंने ज्वाइन किया हो तो। कोई इंडिपेंडेंट पावर्स या फंक्शंस नहीं है, ये मिनिस्टर्स को ही असिस्ट करते हैं, उनके ही पार्लियामेंट वर्क में उनको हेल्प करते हैं। इनफैक्ट ट्रेनिंग के दौरान ये प्रोबेशनर्स की तरह काम करते हैं और हाई रैंक तभी मिलती है अगर ये अच्छा परफॉर्म करें। तो ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, इनके काम क्या हैं? ये और पीएम मिलकर प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं कि इस तरीके से काम करना चाहिए एंड पॉलिसीज़ क्या होनी चाहिए, इंटरनल पॉलिसीज़, फॉरेन पॉलिसीज़ क्या होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मतलब पॉलिसीज़ बनाने का, एंड जो ये पॉलिसी बनाते हैं उसी के बेसिस पे पीस एंड प्रॉस्पेरिटी डिपेंड करता है। सिर्फ ये हेड एग्जीक्यूटिव के नहीं होते बल्कि इम्पॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द लेजिस्लेचर और एटलीस्ट हैविंग मेजॉरिटी सपोर्ट इन द लेजिस्लेचर। मीन्स लेजिस्लेचर के अंदर जितने भी जो मेजॉरिटी पार्टी हैं उन सब के भी इम्पॉर्टेंट मेंबर्स के ये लीडर होते हैं। कंट्री की, स्टेट की इकोनॉमिक एक्टिविटी डिसाइड करना, करेंसी, बैंकिंग, कॉमर्स, ट्रेड, इंश्योरेंस, प्लान्स बनाना, फॉर्मुलेट करना, मिनिस्ट्री कंट्रोल करती है। चलिए अब बात करते हैं कैबिनेट की। व्हाट इज़ कैबिनेट? तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न की बात करें तो कैबिनेट जो है वो आर्टिकल 352 में एक्सप्लिसिटली ये वर्ड ऐड किया गया।
44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के दौरान आर्टिकल 352 ऐड किया और उसमें लिखा गया कैबिनेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल होमोजेनिटी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स सभी मिनिस्टर्स के एक जैसे विचार हों, एक जैसी पॉलिसीज़ को वो कन्फर्म करना चाहें, जितने भी डिफरेंसेस हैं मिनिस्टर्स के बीच में वो ख़त्म हो जाने चाहिए एंड पब्लिक में उनको एक जैसा ही दिखना है। मतलब आपके मतभेद हो सकते हैं लेकिन आप दूसरों के सामने ये शो नहीं करेंगे कि बीजेपी के लोग या कांग्रेस के लोग आपस में ही उनकी नहीं बनती, ऐसे शो नहीं करना है। कैबिनेट के क्या काम है? कैबिनेट के भी यही काम है, पॉलिसीज़ बनाना एंड कंसेंसस से डिसीजंस लेने हैं एंड प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो डिसीजंस फिर प्रेसिडेंट को बता भी देते हैं। लेजिस्लेटिव पावर्स, जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं देखिए ऑब्वियसली दे आर एमपीज़ एंड वो लेजिस्लेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। जितने भी बिल्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं वो मिनिस्टर्स करते हैं एंड ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ पार्टीज़ के पास हो जाते हैं ऑलमोस्ट। जो बिल जैसे अभी विमेन वाला नहीं हो पाया एंड तो ऐसे भी कभी कभी सिचुएशन आती है। जो मिनिस्टर्स बिल इंट्रोड्यूस करते हैं उन्हें कैबिनेट कंसीडर भी करती है। जैसे मान लीजिए किसी मिनिस्टर ने कोई बिल दिया तो कैबिनेट के पास वो बिल गया तो उसको कंसीडर करते हैं एंड कैबिनेट जो है अगर उनको लगता है कि हमें बिल के अंदर कुछ चेंजेस करने चाहिए तो वो चेंजेस भी बता देती हैं। फाइनेंशियल पावर्स, कैबिनेट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है गवर्नमेंट के खर्चों के लिए, रिवेन्यू के लिए। एनुअल बजट जो बनाया है फाइनेंस मिनिस्टर ने उसको भी कैबिनेट कंट्रोल करती है। कैबिनेट रिस्पॉन्सिबल है इकोनॉमिक एंड फिस्कल पॉलिसीज़ के लिए। जितनी भी रिपोर्ट्स बनाई हैं फाइनेंस कमीशन ने, कैग ने, उनके ऊपर भी डिसीजन लिए जाते हैं। सो कैबिनेट इज़ ऑल्सो लाइक मीन्स एक तरीके से बहुत क्लोज, मतलब सारे इसके अंदर कैबिनेट मिनिस्टर्स नहीं है बट बहुत क्लोज। नाउ प्रेसिडेंट जो होते हैं वो कंट्री के अंदर हाई डिग्नेटरीज़ को तो अपॉइंट करते ही करते हैं बट इन रियलिटी में इनका जो रिकमेंडेशन है वो कैबिनेट ही देती है कि किसको अपॉइंट करना है और प्रेसिडेंट के ऊपर ये बाइंडिंग होता है कि आपको ये वही मानना है एंड प्रेसिडेंट एक बार रिकंसीडर के लिए बोल सकती है लेकिन सिर्फ एक बार ही। और जब दूसरी बार भी अगर मान लीजिए कैबिनेट ने बोल दिया कि नहीं यही बंदा जो है वो इलेक्शन कमिश्नर का हेड बनेगा तो फिर प्रेसिडेंट के ऊपर ये चीज़ बाइंडिंग हो जाती है। ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में डाला गया था आफ्टर इमरजेंसी। तो कंट्री के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए लोग काम करते हैं। अच्छा, अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और फिर कैबिनेट में डिफरेंस क्या है? देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर 60 से 70 मेंबर्स हो सकते हैं जबकि कैबिनेट के अंदर 15 to 20 मीन्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बहुत सारे हो सकते हैं जैसे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में तो देखो कैबिनेट मिनिस्टर्स भी हैं, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट भी हैं, डिप्यूटी पीएम भी है, लेकिन इसमें से सिर्फ कैबिनेट कितने होते हैं 15 to 20। सो दे आर द पार्ट, है ना, ये देखो कंप्लीट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इसके अंदर कैबिनेट है तो कैबिनेट इज़ अ पार्ट एंड कैबिनेट के पास ही रियल पावर है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास रियल पावर नहीं होती बल्कि कैबिनेट डिसाइड करती है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या करेंगे एंड यही डिसीजन सुपरवाइज करते हैं एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं। कैबिनेट का कोई एक्चुअल जो टेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे कहीं कैबिनेट का नाम नहीं है लेकिन हाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का है। कैबिनेट जो होती है वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को इन्फोर्स करती है जबकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक्चुअली में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो ये हमारा हो गया है पीएम एंड देन हमने किया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड हमने किया वाइस प्रेसिडेंट। चलिए अब कल हम पार्लियामेंट करेंगे, दैट वुड बी अ बिगर सेशन। थैंक यू सो मच।